नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुपैडो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर। ओके, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी कि सर क्लास 11th की कम से कम इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दीजिए। आपने बहुत सारे चैप्टर 12th के भी पढ़ाए हैं, 11th के पढ़ाए हैं, पोल साइंस पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दी। तो देखिए आपके लिए मैं आपकी इस डिमांड पर लेकर आ गया हूँ चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर जो है दोस्तों हमें ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को बताता है और कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिरोध बना रहा और ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए ब्रिटिशर्स ने जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को एक जो गति है वो प्रदान हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गति है वो अवरुद्ध हुई। तो इसी के बारे में विस्तार से हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे परिचय से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं परिचय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय जिस पायदान पर खड़ी थी वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो बिल्कुल गतिरुद्ध और स्थिर पड़ी हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किस लिए किया गया? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का केवल एक पोषक अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रखना था। यानी जो इंग्लैंड का जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को, वो एक पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में मानता था। यानी वो अपनी अर्थव्यवस्था का पालन पोषण करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिरुद्ध बनाए हुए थे और इसको इसी प्रकार से ढाला गया था। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कच्चा माल जो है, ठीक है, भारतीय बाजारों से यानी भारत से कच्चा माल इंग्लैंड के कारखानों में जाता था और वहां से तैयार माल, ठीक है, देखिए यहाँ से कच्चा माल जा रहा है और वहां से तैयार माल वापस आ रहा है और यहाँ के बाजारों में बेचा जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट दी गई है। एक तो कच्चा माल जो है भेज दिया जिसको प्रोसेस हम नहीं कर सकते, विनिर्माण इकाइयाँ नहीं है, इंडस्ट्री नहीं, औद्योगिक इकाइयाँ नहीं लगाई गई देश में, ठीक है, वो इंग्लैंड में भेजा गया कच्चा माल। फिर वहां से जो प्रोसेस होके जो प्रसंस्कृत होके जो वस्तुएं आती थी उसको जो है कि भारतीय बाजारों में बेचा जाता था। यानी कि भारत में कोई औद्योगिक इकाई बिल्कुल नहीं थी और कच्चा माल भी जो था औने पौने दामों पे खरीदा जाता था। तो इसीलिए अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ब्रिटिश काल के दौरान जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो। ठीक है, तो ये तो परिचय की बात हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ भी यही समझाया गया है कि उस शासन के अधीनता के पोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले जो हेडिंग है आपकी कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था 2% से भी कम में ग्रोथ करती थी। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात बता दूं कि भाई इसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? पहला तो वही कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? कृषि आधारित थी और आपको पता भी होगा कि लगभग 85% जो आबादी है, ठीक, आबादी थी वो गाँव में रहती थी, ग्रामों में रहती थी। ठीक है, और ग्राम जो होता है यानी जो गाँव होता है वो मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र बहुत ही नाम मात्र का या नहीं था। ठीक है, और था भी तो क्या था? सूती और रेशमी वस्त्रों, ठीक है, धातु आधारित और बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के थोड़े बहुत उद्यम थे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई औद्योगिक रूप से जो उन्नत किस्म की मशीनें होती है वो नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शिल्प कला लिखा हुआ है। ठीक है, हाथों से ज्यादातर कार्य होते थे। तो आप जानते भी हैं कि भाई इन सारे चीजों के लिए मुगल काल में, चाहे उससे पहले के प्राचीन समय में, भारत प्रसिद्ध रहा है पूरे विश्व में। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश जब आए तभी व्यापार शुरू हुआ। व्यापार तो हजारों वर्षों से हो रहा था यूरोप के साथ, यानी रोम और यूनान के साथ, प्राचीन रोम और यूनान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, और पीछे जाए तो, ठीक है, और पीछे जाए तो मिस्र के साथ, इन सब के साथ जो है कि व्यापार तो होता ही रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कि व्यापार बहुत बड़ा मायने रखता है और सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धातु आधारित बहुमूल्य मणि और रत्न, शिल्प कलाओं से बने उत्कृष्ट जो पदार्थ थे, ये सारे जो है कि यूरोप और यूनान में जाते ही थे, है ना। ये जो दुर्गति है वो कब हुई? वो हुई
ब्रिटिश काल में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राजनीतिक रूप से अधिकार करके हमारी जो निर्यात करने की कैपेबिलिटी थी, जो योग्यता थी, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि भाई प्राचीन काल से हम व्यापार कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के समय में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए कि बंगाल का जो सूत उद्योग था, ठीक है, वो बहुत ही उम्दा किस्म का था। वहाँ पर जो मलमल होता था, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा होता है मलमल, तो ये बंगाल में विशेषकर बनाया जाता था। ठीक है, और बंगाल में भी कहाँ, आज जो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है उस क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल पहले जो है पूरा बांग्लादेश, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, पूरा बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल और बिहार, ये सारा मिला के बंगाल ही होता था। कोटी के सूती वस्त्र के उद्योग में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता है और विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते हैं। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे। ठीक है, तो देखिए बंगाल का जो सूत उद्योग है कितना परिष्कृत था उस समय। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना ही था। ठीक है, और इसीलिए आप अगर देखते हैं तो भारत जो है इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर ही रह गया है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि कच्चा माल यहां से जाता था और इंग्लैंड के कारखानों में वस्तुएं बनाकर प्रसंस्कृत करके इसको, ठीक है, वापस भारत लाया जाता था और भारत के बाजार में ही बेचा जाता था। ठीक है, तो वही राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति जो आय थी, ठीक है, ब्रिटिश काल में बहुत ही कम थी। ठीक है, और इसका आकलन भी बहुत कम लोग करते थे। उस समय कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसका किया जरूर है सर्वेक्षण। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम बता दूं, जैसे हमारे दादा भाई नेरोजी, विलियम डिग्बी और फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई, ये कुछ ऐसे विद्वान थे, लोग थे जिन्होंने जो है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना ब्रिटिश काल में की। ठीक है, जिसमें जो है कि जो राव साहब के हैं ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, इनके आंकड़े काफ़ी हद तक सही रहे हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक वृद्धि थी वो मात्र 2% से या उससे भी कम थी। ठीक है, 2% से भी कम थी। ठीक है, और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% रह गई थी। सोचिए, यानी जो GDP है प्रति व्यक्ति वो 0.5% से भी कम है। ठीक है, 0.5% के आसपास है, और जो वार्षिक वृद्धि है वो 2% से भी कम है। सोचिए कि कितनी बुरी हालत थी हमारी अर्थव्यवस्था की। और अब हम ना अलग अलग क्षेत्रों में बात करेंगे कि अभी तो हमने ओवरऑल बात की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि क्षेत्र में कैसी थी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर कि भाई 85% जो जनसंख्या थी वो गाँव में रहती थी और गाँव जो है कृषि प्रधान होते थे। ठीक है, कृषि पर ही सारी की सारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है गाँव की वो टिकी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, यानी कि ब्रिटिश काल से पहले की कृषि की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़िएगा। मैं बता देता हूं आपको कि बर्नियर ने बहुत ही विस्तार से लिखा है। जो फ्रांसवा बर्नियर था उसने बहुत ही विस्तार से जो है भारतीय कृषि की जो उपज है और जो उसकी पैदावार है वो बताई है, बहुत ही अच्छी है। कब? मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में जो है जो कृषि थी, ठीक है, ब्रिटिश काल की तुलना में काफी बेहतर थी और यहाँ पर जो धन, अनाज, इन सब चीजों की जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी। यानी कि कुल मिला जुला के जो पोषण था परिवार का वो आराम से मिल जाता था। ठीक है, यही बर्नियर ने बताया है। और ब्रिटिश काल की आप देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। ओके, तो ये जरूर पढ़िएगा, पैराग्राफ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपको समझने की जरूरत है ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो, कि गांव में लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि से जुड़े होते हैं। ठीक है, आपको ये पता ही है। और जनसंख्या का जो लगभग एक बड़ा हिस्सा है वो कृषि को ही व्यवसाय के रूप में करता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या, ये समझिए पहले कि भाई कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा था तो कृषि में तो वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादकता में निरंतर कमी आती रही। इसका मतलब क्या है ये समझिए कि भाई खेत बढ़ते गए तो
पैदावार बढ़ी, लेकिन एक छोटे से टुकड़े में यानी एक हेक्टेयर में जितनी पैदावार बढ़नी चाहिए थी समय के साथ वो नहीं बढ़ी। ठीक है ना, तो वही कही जा रही है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। खेतों के बढ़ने से अनाज उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ वो नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? तो भाई औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, हम इसके बारे में इतिहास में हम बेहतर पढ़ेंगे 12th क्लास में कि जो ब्रिटिशर्स ने जो भू राजस्व प्रणाली अपनाई थी उसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जमींदारी प्रथा, ये तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है ना, जो जमींदारी प्रथा थी ये बड़ी घातक सिद्ध हुई हमारे किसानों के लिए। ठीक है, जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया, मालिक बना दिया, और कहा कि भाई इतनी भूमि का जो लगान है, जो राजस्व है, आप हमें एक निश्चित तारीख तक जमा कराएंगे, और अगर जमा नहीं कराएंगे तो आपकी ये जो जागीरदारी है, अपनी जो जमींदारी है वो छीन ली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जमींदारों को एक निश्चित समय में, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब जो भी निश्चित होती थी राशि वो जमा करानी पड़ती थी, और इसके लिए उसे छूट मिली हुई थी कि वो किसान से कितना भी राजस्व वसूल सकता है, टैक्स वसूल सकता है। ठीक है, ये बहुत घातक सिद्ध हुआ हमारे किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जमींदार क्या करते थे, जमींदार सिर्फ अपने राजस्व को वसूलने पर ध्यान देते थे, उन्होंने कृषि के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आई बात समझ में? कृषि के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने भी कृषि के विकास पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई बुनियादी संरचना का विकास नहीं किया, सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध कराई, नई नई तकनीकी उपलब्ध नहीं कराई, सिर्फ और सिर्फ शोषण किया आर्थिक तौर से किसानों का। तो देखिए अब इसको तो भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था लागू की गई। ठीक है, जमींदारी प्रथा। जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। ठीक है, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था, और यही नहीं, अधिकांश जमींदार तथा सभी औपनिवेशिक शासन ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना। तो जो राजस्व व्यवस्था थी, जो मैंने आपको बताया, इसमें देखिए कई प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी, उसे हम कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था कहेंगे तो बेहतर रहेगा, भूमि से जो संबंधित राजस्व व्यवस्था थी। सबसे ज्यादा राजस्व व्यवस्था में जो एक तो आपकी इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी, ठीक है, रहेगा यहाँ पे, इस्तमरारी बंदोबस्त, ये एक। ठीक है, दूसरी थी रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तीसरी थी महालवाड़ी बंदोबस्त। ये 3 तरह की जो है कि ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस आपको मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस्तमरारी में जमींदारों के पास थी राजस्व देने की जिम्मेदारी, रैयतवाड़ी में किसानों के पास थी राजस्व देने की जिम्मेदारी, और महालवाड़ी में गांव के मुखिया के पास थी, महाल के पास थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सारे ही जो है कि, ठीक है, मुख्य रूप से इस्तमरारी बंदोबस्त, ये तो किसानों का बिल्कुल अवशोषण कर लेते थे, यानी कि बिल्कुल ऐसा शोषण करते थे कि वो किसी लायक नहीं रहते थे, हमेशा कर्ज में दबे रहते थे। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी कृषि की। और कमियां क्या क्या थी? देखिए, प्रौद्योगिकी के नाम पर कुछ नहीं था, जिसे मैं एक शब्द में बता दूं आपको। देखिए, प्रौद्योगिकी निम्न स्तर थी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, यानी उर्वरक तो इस्तेमाल होता ही नहीं था। तो इन सब के लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, वो क्या? बुनियादी संरचना, यानी कृषि में जो बुनियादी संरचना थी उसका विकास नहीं था। ठीक है, कृषि में बुनियादी संरचना का विकास नहीं था, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, और फिर जो रही सही कसर बच गई उसको कृषि के व्यवसायीकरण ने पूरा कर दिया। ठीक है, एक तो हमारी जो कमी थी, एक तो बुनियादी संरचना की कृषि में कि भाई सिंचाई के साधन नहीं थे हमारे पास जो है उन्नत तकनीकी नहीं थी। दूसरा जो है कृषि के व्यवसायीकरण ने पूरी कर दिया। अब कृषि का व्यवसायीकरण क्या है वो समझा देते हैं आपको। देखिए, हम क्या उगाते हैं? हम उगाते हैं भाई गेहूं, और ठीक है ना, गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं। ये सब जो फसलें हैं, ये सब फसलें खाद्य फसलें हैं, और इनसे किसान का पेट भरता है, और लोग भी इससे अनाज से जो है कि अपना पेट भरते हैं। लेकिन व्यवसायीकरण का मतलब ये होता है कि हम ऐसी फसलों को उगाएंगे जिसका सिर्फ व्यवसाय किया जाता है। जैसे मान लीजिए नील की खेती। अब भाई नील की खेती किसानों को जबरदस्ती करवाई जाती थी,
क्योंकि नील जो कपड़ा उद्योग था इंग्लैंड में, उसके लिए कलर करने के लिए नील की जरूरत पड़ती थी। तो नील की जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी और नील की खेती करने से जमीन की उर्वर क्षमता खराब हो जाती थी, घट जाती थी। ठीक है, तो नील की खेती करना हो गया, कपास की खेती हो गई। तो इन सब चीज़ों से जो है, ये सब जो है ना, ये व्यवसायीकरण कर दिया। यानी कि गेहूं धान ना बोकर नील और कपास बोने के लिए जोर डाला जाता था किसानों पर। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कृषि की जो दुर्दशा हुई ब्रिटिश काल में, वो ही बुनियादी संरचना में कोई भी सुधार नहीं किया गया और कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया। और राजस्व प्रणाली सबसे बड़ी व्यवस्था जो थी, इसने नुकसान पहुंचाया कृषि को। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है ना। एक तो ये हो गई, सबसे ऊपर हमें इसी को नाम दे देना चाहिए था, जमींदारी प्रथा कोई पहला, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नंबर 3 ले लेते हैं हम। तो इन सब कारकों को आप याद रखिए, ये सब जो कारक है, इन्होंने कृषि को नुकसान पहुंचाया बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, कि भाई भारत में उद्योग किस प्रकार के थे उस समय। ठीक है, कृषि की बात तो हो गई कि कृषि क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था थी कृषि कैसे बर्बाद हो रखी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाया ब्रिटिश के दौरान। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ पर सामान बनाना था। अगर वो भारत में सामान बनाते तो जो धन है उसका कहीं ना कहीं जो है कि प्रवाह नहीं हो पाता इंग्लैंड में, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कोई इकाई नहीं लगाई, औद्योगिक इकाई। ठीक है, और तो और जो देश की जो प्रसिद्ध शिल्पकला थी उनका भी पतन करवा दिया। क्यों? क्योंकि भाई हमारे देश के जो शिल्पकार थे, वो जो कपड़े बनाते थे, उन कपड़ों में टाइम लगता था। ठीक है, और वो उनके मुकाबले जो कारखानों में बन के आते थे उतने मजबूत भी नहीं होते थे। मजबूत तो हम नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते गुणवत्ता में जो है हमारे शिल्पकारों के कपड़े काफी बेहतर थे, लेकिन क्योंकि उनका उत्पादन क्षमता उनकी कम थी और उनको प्रोत्साहन भी नहीं मिला, उनका जो माल है वो बहुत महंगा हो जाता था, जिसके कारण जो हमारे शिल्पकार थे वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज मिल जाए। किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले कौन से, यानी शिल्पकारी का ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी। यानी कि उस शिल्पकारी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने कोई भी औद्योगिक आधार स्थापित नहीं करवाया, ना किया। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे, विऔद्योगिकरण का मतलब होता है कि जो रहे सहे उद्योग है उसको भी खत्म कर दे, ठीक है, के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, और उन्होंने बनाया भी। ठीक है, निर्यातक बना दिया कच्चे माल का। और दूसरे, उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे, और मैंने आपको बताया कि भाई वही सामान बनाकर वापस भारत में ही बेचते थे। ठीक है, तो भारत एक बाजार भी बन गया उनके लिए। तो दोहरे तरीके से जो है कि वो पैसा कमा रहे थे, अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे थे हमारी। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैली, वहीं स्थानीय उत्पादों से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था, और इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था औद्योगिक रूप से भी चौपट कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ी चीजें यहाँ पे है कि एक आध चीजें हमारे भारतीय लोगों ने यहाँ पर की। देखिए, सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी, और ये देश के पश्चिमी, ठीक है, ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। ठीक है, मतलब कुछ कपड़ा मिलें लगाई गई थी इंग्लैंड की नकल करके भारत में, और वो भारतीय व्यापारियों ने ही किया। ठीक है, पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है कि बोरियों के लिए पटसन उद्योग को बढ़ावा दिया। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा, क्योंकि पटसन में ना सर बहुत ज़्यादा जो है कि पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए वो नदी के किनारे ही उगाया जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में, सोच लीजिए, यानी बहुत बाद में चल के टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, मतलब कई और तरह की फैक्ट्रियां बनाई गई, जैसे चीनी, सीमेंट, कागज, लेकिन सब भारतीयों ने बनाई है। जमशेद जी टाटा हो गए, बिरला हो गए, ऐसे लोग हैं जो भारतीय लोग थे, उन्होंने ही किया है। आदि कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग का मतलब होता है कि जिन ऐसे उद्योग जो दिन प्रतिदिन जो है कि उपयोग में लाए जाते हैं।
पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यह तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नौ औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत कम थी और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है, ठीक है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसमें भी जो है कि कुछ खास योगदान इसका रहा नहीं, ठीक है ना। तो जो बड़े संरचनात्मक विस्तार किए अंग्रेजों ने, देखिए ये कुछ अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन हमारे लिए नहीं किए। ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम किए लेकिन हमारे लिए नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। उन्होंने रेलों का जाल बिछाया, विद्युत उत्पादन शुरू किया, संचार व्यवस्था बहाल की, बंदरगाह बनाए और कुछ और विभागीय उपक्रमों को जो है कि बहाल किया, बनाया। और इन सारी चीजों का विस्तार उन्होंने अपने फायदे के लिए किया कि रेलवे लाइन बिछ जाएगी तो व्यापार में तेजी आएगी, उनको और लाभ कमाने का मौका मिलेगा। विद्युत उत्पादन होगा तो बिजली आएगी और वो, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा जो है कि जो कार्य हैं वो जो है कि अपने कर पाएंगे, क्योंकि पहले आप जानते हैं 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता था, तो बिजली उत्पादन में इसीलिए शुरू की कि इनका काम हो सके, ठीक है। तो ये तो होगी औद्योगिकरण की बात। तो चलिए अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। तो आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे जो भारत के लोग थे वे लोग व्यापार नहीं कर सकते थे विदेशों में। क्यों? क्योंकि बस कच्चा माल ही जो है कि भेजा जाता था। और आप सभी जानते हैं कि कच्चा माल का निर्यात किया जाता था, क्योंकि भारत में तो फैक्ट्रियां थी नहीं, है ना। तो निर्यात को बढ़ावा दिया जाता था, कच्चे माल के निर्यात को भी, इंग्लैंड के लिए सिर्फ। और आयात पे भारी शुल्क लगाया जाता था। सॉरी आयात कह रहा हूं, जो इंग्लैंड का आयात का माल था वो तो ठीक था, निःशुल्क था, लेकिन भारत का अगर कोई माल निर्यात करना हो, बना हुआ, जैसे शिल्पकारी जो हम कहते हैं कि कोई दस्तकारी की गई हो, कोई चद्दर बनाई गई हो या कोई भी उत्पाद बनाया गया हो, तो उसको बाहर देश में, विदेशों में भेजने के लिए बहुत भारी शुल्क लगाया जाता था उस पर। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो भारत का बना हुआ पदार्थ होता था, जो उत्पाद होता था, वो बहुत महंगा हो जाता था। और इसकी वजह से हमारा जो उत्पाद है वो कोई खरीदता नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने जो कारखाने में बनाया है, जो लेके आ रहे हैं, वो सस्ता है, और भारत में जो बना हुआ माल है वो है तो थोड़ा महंगा, और उस पर और शुल्क लगा के, टैक्स लगा के और उसे महंगा कर देते थे। तो विदेशों में इसको जो है हतोत्साहित किया गया, और यही कारण था कि जो भारत का विदेशी व्यापार है वो चौपट हो गया। ठीक है, देखिए भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया, यानी ये निर्यात करता था खाली। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। यानी इंग्लैंड से ये सारी वस्तुएं आ रही थी, हम लोग खरीद रहे थे, और ये कच्चा माल सिर्फ जा रहा था। ठीक है ना। तो यही समस्या थी, जो हमारा जो विदेशी व्यापार था वो चौपट हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। ठीक है, एकाधिकार मतलब वही सब कुछ करता था, हमें कुछ करने ही नहीं देता था। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। और स्वेज नहर के खुलने के बाद, भाई साहब, स्वेज नहर के खुलने के बाद तो इन्होंने जैसे रफ्तारी बढ़ा दी, हमारे ऊपर इतना इनका शासन और कड़ा हो गया। ठीक है ना, भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। देखिए ये ना स्वेज नहर है, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत से, देखिए ये रास्ता दिखा रखा है, भारत से ऐसे व्यापार जाता था, ऐसे माल जाता था लाल सागर होते हुए, ये लाल सागर है। यहाँ पर जमीन है, तो जमीन को काट के एक नहर बना दी गई। ठीक है, यह है भूमध्य सागर, यह है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर में, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये भूमध्य सागर है और यहाँ पे इंग्लैंड है, आप जानते ही हो। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे दिखा रखा है रास्ता। तो ऐसे भूमध्य सागर में यहाँ पे एक नहर है बनाई गई मिस्र में, इजिप्ट में एक नहर बनाई गई मिस्र में, उस नहर का नाम था स्वेज नहर। ठीक है, और स्वेज नहर से बनने के बाद ये जो अफ्रीका का चक्कर लगा के जाते थे ना पहले, ये इतना 15,000 किलोमीटर, वो कम हो गया। ठीक है, और बहुत रफ्तार से व्यापार होने लग गया। तो ये जो है स्वेज नहर आप पढ़िएगा, आपको मैंने बता दिया, एक छोटा सा दे दिया हिंट। तो इस कारण जो है कि जब ये स्वेज नहर का व्यापार शुरू हो गया तो जो है कि इन्होंने और शक्ति दिखा दी। और देखिए व्यापार भी क्या करते थे, ये भारत के पैसे से ही भारत में व्यापार करके इंग्लैंड पैसे ले जाते थे। इसको आप बाकी पूरा पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं जननांकीय परिस्थिति की, यानी भारत की जो जनसंख्या थी उस समय
उसका क्या स्टेटस था, किस प्रकार की थी। तो आप सभी जानते हैं कि भाई भारत में जो जनगणना है, पहली जनगणना, वो 1881 से शुरू हुई है, ठीक है ना। और कायदे से बाकी उससे पहले हुई थी 72, लेकिन कायदे से 1881 शुरू हुई है, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 1921 के पूर्व का जो भारत था, ठीक है, जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था, यानी कि पहले संक्रमण क्षेत्र में था, और द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, ठीक है। उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर भी बहुत अधिक थी, ठीक है। तो भी आपको बता देते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए, भारत की जनसंख्या का जो हिस्सा था ब्रिटिश काल के दौरान, लगभग 16% लोग साक्षर थे, ठीक है, और बाकी सब जो है कि निरक्षर ही थे, यानी कि अक्षर भी पढ़ना नहीं आता था। हमारी जीवन प्रत्याशा थी बहुत खराब थी जी, ठीक है। हमारी जीवन प्रत्याशा जो आज 63 वर्ष है, तब होती थी 32 वर्ष, यानी एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष ही एवरेज जी सकता था, ठीक है ना। सोचिए, सकल मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, यानी बहुत ज्यादा लोग मरते थे, और शिशु मृत्यु दर ये भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा शिशु मरते थे कुपोषण से और आदि कई प्रकार की बीमारियों से, ठीक है। अब देख लो ना, ये एवरेज 32 साल ही जीता था इंसान अंग्रेजी शासन काल में, और आज एवरेज जो है कि 63 साल जीता है। इसे हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में लोगों की क्या स्थिति होगी। गरीबी बहुत, देखिए, अत्यधिक गरीबी थी बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है ना। दशा और दिशा दोनों ही बहुत बदतर थी। देखिए, ये हालत है, हालांकि ये बहुत बाद की बात है, ठीक है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व निर्धनता, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जनसंख्या की कम वृद्धि दर, यानी वृद्धि दर भी कम ही थी। जब खाने पीने को नहीं है तो भाई कहाँ से वृद्धि होगी, ठीक है। तो वो तो हमने बात कर ली जनसंख्या की। अब बात करते हैं व्यावसायिक संरचना की। व्यावसायिक संरचना का मतलब है कि भाई कौन कौन से औद्योगिक इकाइयाँ थी हमारे यहाँ पर, या फिर किस प्रकार का व्यवसाय था। तो आप सभी जानते हैं कि कृषि में ही भाई सारे लोग लगे हुए थे, है ना। तो देखिए, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, यानी भारत की ब्रिटिश काल में जो व्यवसाय था वो मुख्य रूप से ज़्यादातर जो लोग हैं कृषि करते थे, खेती करते थे, ठीक है। और जो विनिर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है उसमें लगभग 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय था। निर्माण क्षेत्र में 10% जो वस्तुओं का निर्माण करते थे, और सेवा क्षेत्र में लगभग 15 से 20% लोग जो है कि लगे हुए थे, ठीक है। बैंकिंग, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये थे। और आप जानते हैं कि उस समय की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जिसे हम आज तमिलनाडु कहते हैं, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, कर्नाटक का कुछ भाग है, केरल का कुछ भाग है, इन सबको मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी बनती थी, ठीक है। कि जो कार्यबल है, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र पर भी निर्भरता कम आई, यानी कि इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र पर कम निर्भरता थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। बढ़ने का मतलब ये है कि जहाँ भी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र बढ़ता है वहाँ पर थोड़ी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अच्छी होती है। किंतु उसी अवधि में पंजाब की तरफ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के जो अनुपात में है वो वृद्धि आ रही थी, यानी कि इन क्षेत्रों में कृषि के जो लगे लोग थे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी, और इन क्षेत्रों में यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में कमी हो रही थी, क्योंकि नए नए कारखाने यहाँ लग रहे थे। ओके, अब बात कर लेते हैं आधारिक संरचना की। तो आधारिक संरचना वही कि भाई सड़कें, बिजली, रेलवे, स्कूल, इनको हम बोलते हैं आधारिक संरचना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो भाई देखो, औपनिवेशिक शासन काल में रेलों का पत्तन मतलब बंदरगाह, जहां पानी के जहाज रुकते हैं, जल परिवहन तथा डाक तार आदि का विस्तार तो हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, विस्तार हुआ, लेकिन हमारे लिए नहीं हुआ, वो अंग्रेजों ने अपने लिए किया। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। बिल्कुल सही बात है, ये कार्य तो बस औपनिवेशिक हित साधने के लिए किए गए थे, बस वो अपने हितों के साधने के लिए कि जल्दी से जल्दी व्यापार में तेजी ला सकें वो लोग। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी, आपको पता ही होना चाहिए। औपनिवेशिक शासकों ने संसाधन और धन के अभाव के नाम पर उनके विकास के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई बड़े बड़े रोड नहीं बनाए। आपको पता होगा एक शेरशाह सूरी मार्ग है, वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में, सोचिए, और वो अब तक चल रहा है हमारे यहाँ मरम्मत हो के। उसके अलावा अंग्रेजों ने कोई बहुत बड़ा निर्माण नहीं किया। रेलवे लाइन तो उन्होंने बिछाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रोड भी और बनाए हैं वो बस उन रोडों को ही बनाया गया है, उन सड़कों का निर्माण किया गया जो व्यापार की दृष्टि से उनके लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक है, और जिसमें जो माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना जाने के लिए आसान था, ठीक है। तो ऐसे चीजों का बस विकास किया गया। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया और यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
लेकिन याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए हुआ, लेकिन उन्होंने हमारे लिए नहीं किया था, उन्होंने अपने लिए किया था। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण प्रकार से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधान को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त किया। दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्होंने व्यवसायीकरण किया लेकिन अपने लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आपको एक चीज का यहाँ पे याद कर लीजिए, 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि बंबई से ठाणे पहली रेल चली थी 1854 में। ठीक है, 1853 में, सॉरी यहाँ 54 लिखा हुआ है, 1853 में पहली रेल चली थी बंबई और ठाणे के बीच में। सड़कों और रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों का भी विकास किया भाई अपने लिए, लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं। ठीक है ना, यानी कि समुद्री जल का इन्होंने कोई खास बड़े स्तर पे इस्तेमाल, जल मार्गों का, जो नदियों पे जल मार्ग थे, कोई बड़े स्तर पे इन्होंने कार्य किया नहीं उसके लिए। ठीक है, तो ये तो थी चलिए आपकी आज की क्लास जिसमें आपने काफी कुछ पढ़ा। निष्कर्ष क्या निकला अब आप बताइए मुझे। ठीक है, जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना आपको, तो उसका निष्कर्ष सारा इसमें समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और जो चीजें आपको भी नहीं थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी वो उसमें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है औद्योगिक इकाइयां हो, चाहे वो व्यवसाय हो, कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण हो कृषि का। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को पर देखिए औद्योगिक क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश का सिर्फ एक ही उद्देश्य था और वो था सिर्फ लाभ कमाना, और वो भारतीयों के खून को निचोड़ कर कमाया जाए, चाहे उनको भूखा मार के कमाया जाए, वो उनका एक ही उद्देश्य था बस। तो वे आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था, लेकिन इन्होंने कोई वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया इन चीजों पर। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था, यानी हमारा जो विदेशी व्यापार था वो बस इंग्लैंड के लिए ही जाता था, सारा विदेश से व्यापार होता था, और कोई दूसरे देशों में आस पड़ोस के थोड़े बहुत जो चीन, श्रीलंका ये सब थे वो भी इंग्लैंड वाले ही करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी, जो कि नहीं की गई भारत में। ठीक है, व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी, और यही हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल में थी, वहां से यानी कि वहां से जीरो से हमें जो है कि स्टार्ट करना था। आज हम जहां हैं 2020 में, तो जीरो से हम स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो बात अलग है कि कोविड-19 के दौरान काफी माइनस में ग्रोथ गई है, लेकिन बहुत जल्द हम इसको बैकअप कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के साथ। इन क्वेश्चंस को आपको मैं डिटेल में लिखवाऊंगा और समझाऊंगा भी, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।